सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। हम लोग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का अंतर समझ लिया है। भाई, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हो, जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट आया हो, वो होल्डर। लेकिन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पे आया हो, कुछ कंसीडरेशन दे के बिफोर मेच्योरिटी एंड हैविंग बिलीव्ड कि जिससे उसने लिया है उसका टाइटल गुड है, यानी इनोसेंस में लिया हो, ये तीन कंडीशन फुलफिल करके जो व्यक्ति होल्डर बनता है, तीनों कंडीशन फुलफिल करके, वो सामान्य होल्डर नहीं है बल्कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि आइडियल होल्डर है, आदर्श होल्डर है और उसके कुछ प्रिविलेजेस हैं। इसका मतलब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में सबसे बड़ा अंतर यह है, पहली समानता यह है कि ये भी होल्डर है, ये भी होल्डर है, दोनों के नाम में होल्डर शब्द है, लेकिन प्रिविलेजेस सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलते हैं, होल्डर को प्रिविलेजेस नहीं मिलते। प्रिविलेजेस यानी कुछ बेनिफिट्स, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस जो सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही मिलेंगे, होल्डर को नहीं मिलेंगे। तो आज हमको वहीं से तो शुरू करना है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस क्या क्या हैं। आओ भाई देखते हैं आप और हम प्रिविलेजेस ऑफ एन HDC। अच्छा देखो क्या मजे की बात है, HDC किससे शुरू हो रहा है? H से। H वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे इंग्लिश का आर्टिकल एन क्यों लगाया? प्रिविलेजेस ऑफ अ HDC होना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है, जहां जहां ए है वहां एन ही कर लेना, अब तो है ना, एन ही आएगा, एन HDC। कारण क्या? कारण इसलिए क्योंकि HDC जब हम बोलते हैं तो HDC द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ वॉवेल। ठीक, तो व्हेन द प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ वॉवेल, तो और अगर वो सिंगुलर हो और इंडेफिनिट हो तो उसके साथ एन लगता है। ठीक, वॉवेल के साथ नहीं, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन के साथ एन लगता है, वो भी सिंगुलर और इंडेफिनिट हो तो। ठीक, ये रूल है, कभी अपन ग्रामर पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। ए एंड द का प्रयोग कब करते हैं आर्टिकल का, या मेरी कोई छोटी मोटी कोई वीडियो होगा या कोई बाइट होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। खैर, तो अगर हम पूरा लिखेंगे, जब प्रिविलेजेस ऑफ डैश होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब पूरा होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसा लिखेंगे तब एन नहीं आएगा, क्योंकि तब हम बोल रहे हैं प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर, ह एच कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ह होल्डर का ह। ठीक, जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो बोलेंगे प्रिविलेजेस ऑफ एन HDC, और अगर पूरा लिखेंगे तो प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये छोटी छोटी बात जो मेरा बच्चा ध्यान रखता है, और ध्यान रखता है तो मार्क्स और स्कोर करता है। चलो भाई, तो एवरी प्रायर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू एन HDC। होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो सारी लाइबल होती हैं, कोई भी पार्टी मना नहीं कर सकती। ये तो प्रिविलेज है उसका पहला, कि बीच की कोई भी पार्टी HDC को मना नहीं कर सकती, चाहे फिर वो पेमेंट कर चुकी हो, बीच में कहीं पेमेंट कर दिया था उस पार्टी ने, लेकिन फिर भी आगे नेगोशिएट हो गया इंस्ट्रूमेंट, और किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में आ गया वो इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। HDC के हाथ में आया है तो पेमेंट HDC तो मांग के ही रहेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेज दूसरा, अ होल्डर हु डिराइव्स टाइटल फ्रॉम एन HDC हैज द सेम राइट एज दैट ऑफ एन HDC। ठीक, चलो एक काम करते हैं यार, चित्रकारी कर ही लेते हैं अपन, है ना, डायग्राम बना बना के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट वगैरह, और उनसे समझते हैं। हमारी हेडिंग चल रही है प्रिविलेजेस ऑफ एन HDC। चलो भाई देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्रॉमिसरी नोट है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राज और ऑर्डर ₹10,000 आफ्टर 6 months, साइन बाय फेवरेट, आपकी और मेरी सिमरन। राज भी हमारा फेवरेट है। अब आप मुझे बताइए, राज अगर इस इंस्ट्रूमेंट को राहुल को देना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि राज और ऑर्डर लिखा है, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आपको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से नेगोशिएट होता है, सिर्फ दे देने मात्र से नहीं होता है। तो पीछे साइन करना पड़ेगी, किसको? राज को। तो लिखना पड़ेगा पे टू राहुल, जिसको देना उसका नाम लिखो और नीचे राज अपनी साइन करेगा। ठीक, अब प्रश्न मेरा ये है कि क्या राहुल ने राज को कुछ पैसे उधार दिए थे जिसके बदले में ये प्रॉमिसरी नोट राज ने दिया है? हाँ, तो पॉइंट नंबर 1 कंसिडरेशन
वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर बिफोर मेच्योरिटी, 6 महीने बाद इसकी मेच्योरिटी थी और मेच्योर होने के पहले अभी तीसरे महीने में नेगोशिएट हुआ है, बिफोर मेच्योरिटी, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो रही है। और क्या राज और सिमरन के बीच में कोई झोल था? पहली बात तो नहीं था, तो जब कोई झोल ही नहीं था मतलब राहुल इनोसेंट है। और अगर झोल होता भी, लेकिन अगर राहुल को पता नहीं होता तो भी राहुल इनोसेंट ही रहता। तो यहाँ तो खैर कोई झोल है ही नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लिखा है। सिमरन ने अपनी मर्जी से राज को दिया, राज ने अपनी मर्जी से राहुल को दिया, तो इनोसेंट भी है। तो भाई देखो, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंसिडरेशन भी, बिफोर मेच्योरिटी भी और इनोसेंट भी। इसका मतलब राहुल क्या है अब इंस्ट्रूमेंट का? राहुल इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स है, नॉर्मल होल्डर नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये जो राहुल है, ये राहुल अगर आगे किसी व्यक्ति के नाम पे देता है, जैसे मान लीजिए राहुल ने दिया मुकेश के नाम पे, साइन की मुकेश और नाम लिखा मुकेश और नीचे साइन कर दी राहुल, तो अब मुकेश के नाम पे जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया तो मुकेश ने बिफोर मैच्योरिटी और इनोसेंट, ये दो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन मुकेश ने राहुल को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। राहुल ने मुकेश को एज ए गिफ्ट दिया है उसके बर्थडे पे 10,000 रुपए का प्रोमिसरी नोट। तो मुकेश कितनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? सिर्फ दो कंडीशन, कंसिडरेशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो भी मुकेश होल्डर इन ड्यू कोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि मुकेश ने किससे लिया है? मुकेश ने होल्डर इन ड्यू कोर्स राहुल से लिया है। तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से कोई दूसरा व्यक्ति इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त करता है, यानी दूसरे व्यक्ति के नाम पे नेगोशिएट होता है, तो उसको भी वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एचडीसी को मिलते हैं। एक बार एचडीसी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया तो आगे फिर एचडीसी के हाथ से लेने वाला हर व्यक्ति एचडीसी कहलाएगा। एचडीसी के हाथ से लेने वाले व्यक्ति को एचडीसी वाले प्रिविलेज मिलेंगे। देखें जरा पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? A holder who derives the title from HDC has the same right as that of an HDC. HDC से जो टाइटल डिराइव करता है, तो मुकेश ने किससे टाइटल डिराइव किया था? राहुल से लिया था टाइटल, यानी ओनरशिप राहुल से ली थी, राहुल के नाम पे था। राहुल से किसके नाम पे गया? मुकेश के। तो मुकेश ने किससे लिया? राहुल से। और राहुल कौन था? एचडीसी। तो अ होल्डर हु डिराइव्स द टाइटल फ्रॉम एचडीसी हैज द सेम राइट एज दैट ऑफ एन एचडीसी, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट भी एक बार इसमें लगा लेते हैं, एवरी प्रायर पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू एचडीसी। ये भी मैं इसी में समझा देता हूँ, देखो एक बार फिर से। अब मजे की बात देखो, अब मुकेश जो है ये किससे पैसा मांगता है? सिमरन से। सिमरन से जाएगा मांगने, क्योंकि इस प्रोमिसरी नोट के मेकर कौन है? मेकर, मेन पार्टी जो पेमेंट करेगी, मेकर सिमरन है। तो मुकेश मांगने जाएगा सिमरन से। सिमरन ने मान लो मना कर दिया, मैं नहीं दे रही, तो मुकेश की प्रायर पार्टी कौन है? मुकेश की प्रायर पार्टी है राहुल। राहुल की प्रायर पार्टी राज। समझना, तो मुकेश के पीछे कितनी पार्टीज है? मुकेश के पीछे एक पार्टी है राहुल, ये मुकेश, मुकेश के पीछे राहुल, और राहुल के पीछे राज, और राज ने किस पे ड्रॉ किया था? सिमरन पे। तो मुकेश किससे मांगने गया? सिमरन से। सिमरन ने डिसऑनर कर दिया, मना कर दिया, तो मुकेश की प्रायर पार्टी राहुल लायबल है, राहुल की प्रायर पार्टी राज लायबल है। मान लो राहुल इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं दे सकता है, तो मुकेश राज से भी मांग सकता है, क्योंकि राज भी मुकेश की प्रायर पार्टी ही है। जितनी भी प्रायर है, मुकेश के पहले पहले की जितने पार्टीज हैं वो सब प्रायर पार्टीज हैं। और क्या कह रहा है लॉ? एवरी प्रायर पार्टी, एचडीसी के प्रायर जितनी भी पार्टीज हैं वो सब एचडीसी के प्रति लायबल है। तो अगर सिमरन नहीं दे रही है तो राहुल देगा, राहुल भी नहीं दे पा रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो राज देगा, देना तो पड़ेगा। सर राज भी इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर अलग केस है। जब सभी इंसॉल्वेंट हो गए तो मुकेश जिससे जितना मिलेगा रुपए में 10 पैसा 20 पैसा, वो इंसॉल्वेंसी का केस तो आपको मालूम ही है। तो मेरे असेट्स 25% है लाइबिलिटीज के हिसाब से, तो सबको प्रोपोर्शनली 25% मिलता है, कभी 30% होती है, किसी की 50% होती है, तो वो प्रोपोर्शनेटली जितना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, बाकी पैसा बैड डेट हो जाएगा, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर कोई पार्टी सॉल्वेंट है और वो प्रायर पार्टी है, एचडीसी की प्रायर पार्टी है, तो एचडीसी के प्रति वो लायबल है, या यूं कहे कि एचडीसी हर एक पार्टी से पैसा मांग सकता है, कोई भी दे दो मेरे को तो मेरा पैसा। हाँ, पहले राहुल से मांगेगा, राहुल नहीं देगा तो राज से भी मांग सकता है। राज मुकेश को ये नहीं बोल सकता है कि मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तो राहुल को जानता हूँ, राहुल और तुम्हारा रिश्ता है, मैं तो राहुल को जानता हूँ। राज कह रहा है मुकेश को कि मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा नहीं कह सकता। इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा है, राहुल ने साइन करके मुकेश के नाम पे किया है, मुकेश एचडीसी है,
तो अब मुकेश को अपने सभी प्रायर पार्टीज के खिलाफ राइट ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। आया समझ में बेटा? पॉइंट नंबर 1 एंड 2, प्रिविलेजेस ऑफ एन एचडीसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, no prior party can set up a defense that the negotiable instrument was drawn, made or endorsed by him without consideration। और मजे की बात देखो, देखो डिफेंस यानी बचाव, ये तो आपने सुना होगा वर्ड, डिफेंस यानी बचाव, और सेटअप मीन्स रखना, सेटअप मीन्स रखना, स्थापित करना। ठीक, अब यहाँ लिखा है नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस, नो प्रायर पार्टी कैन सेटअप अ डिफेंस, यानी कि कोई भी प्रायर पार्टी अपने बचाव में ये बात नहीं सेटअप कर सकती, यानी कि ये बात नहीं रख सकती। यानी कि प्रायर पार्टी पैसा देने से मना कर दे, और मना कर दे तो जब उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में अपने बचाव में वो अगर ये वाली बात बोलने भी जाए तो वो ये वाली बात नहीं बोल सकती। कौन सी बात? जो हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया लाइन का मीनिंग? कि कोई भी प्रायर पार्टी पैसा देने से मना कर दे, और मना करने के बाद उससे जो बोला जाए कि क्यों नहीं दे रहे हो, तो अपने बचाव में कि मैंने क्यों नहीं दिया पेमेंट, तो अपने बचाव में, अपने डिफेंस में अगर कोई तर्क रखना चाहे कि भाई इस कारण से नहीं दिया, तो उसको वो तर्क ही नहीं रखने दिया जाएगा, वो लॉजिक ही नहीं रखने दिया जाएगा, और लॉ बोलेगा आप अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह सकते, आपको एचडीसी को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो क्या नहीं कह सकते? तो देखो उदाहरण बनाते हैं, उदाहरण से जल्दी आता है समझ में। सेम उदाहरण है, राज और ऑर्डर, सिमरन पे करेगी 10,000 रुपये। ठीक, राज ने किसके नाम पे कर दिया? राज ने राहुल के नाम पे करके यहाँ पे साइन कर दी, राज राहुल। अब मजे की बात है कि राहुल जब सिमरन से मांगने गया पैसे तो सिमरन ने मना कर दिया। ठीक, चलो एक काम करते हैं, एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। राहुल ने मुकेश के नाम पे करा, मुकेश, और साइन किया राहुल ने। अच्छा याद आ रहा है, राहुल और मुकेश के बीच में कंसिडरेशन नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था, है ना? बाकी दो कंडीशन तो थी, इनोसेंट थे सब, और दूसरा बिफोर मैच्योरिटी भी हुआ था, लेकिन कंसिडरेशन नहीं था। तो जब मुकेश सिमरन से मांगने गया, ऐसा करते, मुकेश सिमरन से मांगने गया, सिमरन ने मना कर दिया, मतलब क्या हो गया? ये प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया। तो फिर मुकेश किसके पास जाएगा? राहुल के पास, यानी प्रायर पार्टी के पास। तो मुकेश किसके पास गया? मुकेश गया अपनी प्रायर पार्टी राहुल के पास। अब प्रायर पार्टी भी मना कर रही पेमेंट देने से, मुकेश की प्रायर पार्टी राहुल, प्रायर पार्टी भी मना कर रही पेमेंट देने से, और मना करने के पीछे क्या क्या डिफेंस दे रही है? अपने बचाव में क्या बात सेटअप कर रही है? क्या बात कह रहा है राहुल? वो कह रहा है कि भाई मैं तो इसका पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे और मुकेश के बीच में, राहुल कह रहा है मेरे और मुकेश के बीच में तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, भाई मैंने उससे कुछ लिया थोड़ी था जिसके बदले में प्रॉमिसरी नोट उसको दिया है, ये तो ऐसे ही मैंने उसके बर्थडे गिफ्ट पे दे दिया था, ये गिफ्ट है। अब गिफ्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है और सिमरन मना कर रही पेमेंट करने से, तो कोई बात नहीं, अब वो नहीं दे रही तो मैं दूं ये जरूरी थोड़ी है। एज सच गिफ्ट तो ठीक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कौन सी मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैंने मुकेश का कोई माल खरीदा था जिसका पेमेंट नहीं किया, या पैसा उधार लिया था जिसका पेमेंट नहीं किया? गिफ्ट का पैसा था, ये तो विदाउट कंसिडरेशन था, इसलिए मैं तो नहीं देता। तो लॉ बोलता है कि होल्डर उन ड्यू कोर्स के सामने कोई भी प्रायर पार्टी पैसा नहीं देने के बाद अपने बचाव में ये वाला तर्क सेटअप नहीं कर सकती है कि उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन इशू किया था, या विदाउट कंसिडरेशन एंडोर्स किया था, या विदाउट कंसिडरेशन नेगोशिएट किया था। ये वाला तर्क नहीं चलेगा। अगर मांगने आने वाला व्यक्ति एचडीसी है, अगर जो मांगने आया है जैसे मुकेश एचडीसी है, याद करो राहुल एचडीसी था तो एचडीसी से लेने वाला भी एचडीसी कहलाता है, तो मुकेश भी एचडीसी है। और मुकेश अगर एचडीसी हो और अगर एचडीसी पैसे मांगने आया है और आप नहीं दे रहे हो, तो अपने बचाव में ये वाला तर्क नहीं दे सकते कि हमने तो विदाउट कंसिडरेशन इशू किया था या विदाउट कंसिडरेशन एंडोर्स किया था। अब लाइन देखो जरा, फिर से आना, नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस that the negotiable instrument was drawn, made or endorsed by him without any consideration। यानी कि हर हाल में पेमेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, किसे? एचडीसी को, क्योंकि एचडीसी क्या है? तगड़ी पार्टी है, प्रिविलेज्ड व्यक्ति है, ये महत्व है एचडीसी का। आ रहा है ना मजा? बहुत आसान है बच्चों, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा। चौथे पॉइंट पे आओ, फिर क्या कह रहे हैं? नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट or was obtained from him by offense or fraud or for unlawful consideration। ये वाला तर्क भी नहीं दे सकते। अगेन
लाइन सेम है ना, बिगिनिंग वाली लाइन, नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस। और क्या क्या डिफेंस नहीं दे सकते आप? तो कोई प्रायर पार्टी पैसे देने से मना कर दे, क्यों भाई ये तो बिल मेरी जेब से गिर गया था, या प्रॉमिसरी नोट लॉस्ट हो गया था। दूसरा, ये तो मुझसे फ्रॉड से लिखवाया गया है। या तीसरा, अनलॉफुल कंसिडरेशन था हमारे बीच में। अनलॉफुल कंसिडरेशन, देखो इन सबके एग्जांपल बनाता हूँ, फटाफट से बिल बना लेते हैं। राज, सिमरन, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड बना रहे हैं हम। बैक साइड रेक्टेंगुलर और फ्रंट साइड स्क्वायर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो भैया हमारे हाथ तो ऐसे ही चलते हैं फ्री हैंड में, थोड़ा सा झेल लो। देखो, अब कौन इसको एंडोर्स कर रहा है? राहुल के नाम पे राज, तो राहुल के नाम पे राज ने एंडोर्स किया, साइन कर दिया। फिर राहुल ने किसके नाम पे कर दिया? मुकेश के नाम पे। यहाँ पर थोड़ा सा ये शिफ्ट चेंज करते हैं अपन एक छोटा सा। मान लो मुकेश भी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कंसिडरेशन भी और सभी सभी कंडीशंस, कंसिडरेशन भी, इनोसेंट भी और बिफोर मेच्योरिटी भी। तो राहुल भी एचडीसी है और मुकेश भी एचडीसी है, ठीक, एचडीसी एचडीसी सब है। अब मजे की बात, मुकेश सिमरन से मांगने गया पेमेंट, पेई से, ड्रॉई से या मेकर से, सिमरन ने मना कर दिया, यानी डिसऑनर। अब मुकेश किससे मांगने जाएगा? राहुल से। तो राहुल क्या कह के मना करेगा? ये कह के कि भाई ये तो किसी का गुमा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो मुझे मिल गया था, तो मैंने तेरे नाम पे कर दिया। तो लॉ बोलता है भैया गुमा हुआ था या कुछ भी था, मुकेश एचडीसी है। हाँ, अगर राहुल को गुमा हुआ मिला है तो फिर वो एचडीसी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए राहुल को एचडीसी मत मानो। तो राहुल कहेगा कि भाई मुझे तो किसी का लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट मिला था। तो लॉ बोलता है भले लॉस्ट मिला हो, लेकिन आपने जिसको दिया है वो तो एचडीसी है, उसको बेचारे को नहीं पता था कुछ भी, वो इनोसेंट है। दूसरा, बिफोर मैच्योरिटी। और तीसरा, उसने तो तुझे पैसा उधार दिया था ना, जिसके बदले में तूने मुकेश के नाम पे किया है। तो राहुल भाई, मुकेश तुझसे पैसे मांगेगा तो तुझे चुकाना ही पड़ेंगे, तू मना नहीं कर सकता। तो ये वाला डिफेंस सेटअप नहीं कर सकता है कि दिस इज अ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो ये वाला डिफेंस नहीं रख सकते, यू कैन नॉट सेटअप दिस डिफेंस। दूसरा, फ्रॉड वाला। अब उदाहरण थोड़ा सा चेंज, मुकेश सिमरन से मांगने गया, सिमरन ने मना कर दिया। फिर मुकेश राज से मांगने गया तो पता चला राज तो इंसॉल्वेंट है, ठीक। और फिर मुकेश मांगने गया अपनी प्रायर पार्टी से, याद करो राज, भैया तो राहुल, वो भी प्रायर पार्टी, और नहीं तो राज, राज से मांगने गया। तो राज का कहना है कि मैं तो ये राहुल के नाम पे ये प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएट करने ही नहीं वाला था। मुकेश, तेरे नाम पे किसने किया? राहुल ने, ठीक। और राहुल के नाम पे किसने किया? मैंने। लेकिन मुझसे राहुल ने फ्रॉड करके लिखवाया है, या कनपटी पे बंदूक रखकर मुझसे लिखवाया है ये। तो फ्रॉड या किसी भी और गलत तरीके से ऑफेंस करके मुझसे लिखवाया गया है, और राहुल ने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के अपना नाम लिखवा लिया और मेरे से साइन करा लिया। तो देखा जाए तो मुझे राहुल को कुछ देना ही नहीं बनता है, क्योंकि राहुल ने मुझसे फ्रॉड से लिया है। तो जब राहुल का ही टाइटल बैड है, तो राहुल ने तुझे दिया है तो तेरा भी टाइटल बैड है। तो लॉ बोलता है नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा बेटर होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, याद, लाइन याद रखना बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यार ये, कहाँ कहाँ लगता है। नो वन कैन पास ए टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, है ना। तो राहुल राहुल ने राज से कनपटी पे बंदूक रख के अपने नाम पे एंडोर्स कराया था, और फिर राहुल ने मुकेश के नाम पे नेगोशिएट किया। तो राहुल का टाइटल कैसा था? बैड। और मुकेश इनोसेंट है, उसने बिफोर मेच्योरिटी लिया और कंसिडरेशन दे के लिया है। तो मुकेश एचडीसी है, और एचडीसी को देने वाले का टाइटल बैड है, उसके बाद भी एचडीसी का टाइटल गुड ही होगा। ये तो याद आ रहा है। उसके ऊपर सेम टाइटल वाला कंसेप्ट नहीं जाएगा कि जैसा देने वाले का टाइटल वैसा लेने वाले का, नहीं। भले ही देने वाले का बैड हो, लेकिन लेने वाले का फिर भी गुड होगा, क्योंकि वो एचडीसी है, तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो चूंकि मुकेश का टाइटल इज बेटर देन द टाइटल ऑफ एंडोर्सर राहुल, तो राज जो है, राज वो ये नहीं कह सकता कि मुझसे फ्रॉड से या अनलॉफुल कंसिडरेशन से, अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब ये भी हो सकता है कि राज ये कह दे कि भाई राहुल और मेरे बीच में तो चरस का ट्रांजेक्शन था, अनलॉफुल एक्टिविटी का, चरस गांजा बेचने का, और ये इंस्ट्रूमेंट मैंने राहुल के नाम पे इसलिए किया था ताकि वो मुझे चरस भेज दे। तो चूंकि ये अनलॉफुल कंसिडरेशन का इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, इसलिए जा मैं तुझे पेमेंट नहीं करता, बने सो कर ले कोर्ट में। लॉ बोलता है आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, फ्रॉड हो, लॉस्ट हो, कनपटी पे बंदूक यानी कोई ऑफेंस हो, कोएर्शन हो, पीछे कुछ भी चीज हो, लेकिन अगर एचडीसी मांगने आया है तो उसको तो प्रायर पार्टी पेमेंट करेगी, करना ही पड़ेगा प्रायर पार्टी को। एचडीसी के सामने आप मना नहीं कर सकते। और इवन
एचडीसी की प्रायर पार्टीज का टाइटल बैड भी हो तो भी एचडीसी का टाइटल तो गुड ही होगा। वो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन में जाएगा एचडीसी। है सही चीज, कितनी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सुलझ सुलझ के ना, ऐसा नहीं कि धागा उलझ गया आपके पतंग का। खूब उड़ती है ऊंची कंसेप्ट के बादलों के बीच, लेकिन उलझती कभी भी नहीं है ना। परफेक्ट। फिर पांचवा पॉइंट है, नो प्रायर पार्टी कैन एलिज दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली। एलिज यानी ये आरोप लगाना, यानी कि वही अपने बचाव में ये बात सेटअप करना, अपने डिफेंस में ये बात भी कहना। तो ये 3 पॉइंट बेसिकली एक जैसी बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रायर पार्टी ये कह के मना नहीं कर सकती है, अपने बचाव में ये नहीं कह सकती है कि ये विदाउट कंसिडरेशन था, या ये फ्रॉड, अनलॉफुल कंसिडरेशन, ऑफेंस या लॉस्ट था। या पांचवा पॉइंट क्या, कि भाई ये तो मैंने ऐसे कंडीशनली दिया था या स्पेशल पर्पस के लिए दिया था, ये तो ऐसे मैंने सिक्योरिटी के लिए चेक दे दिया था। ऐसा होता है ना, कई बार पैसा उधार लिया तो सिक्योरिटी के लिए चेक दे दिया, ठीक। तो मैंने वो कोई चेक पेमेंट के लिए थोड़ी दिया था, सिक्योरिटी के तौर पे दिया था। अब जिसको दिया था उसने फर्दर किसी और को नेगोशिएट कर दिया, उसने किसी और को नेगोशिएट कर दिया, और वो किसी एचडीसी के हाथ में आ गया, और अब उसने मुझसे पेमेंट मांगा है इस चेक पे, तो मैं क्यों करूं? मैं तो ये चेक के पेमेंट के लिए चेक दिया ही नहीं था, ये चेक तो मैंने स्पेशल पर्पस के लिए दिया था, बस सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए दिया था कि नहीं चुकाऊं तो लगा देना। तो जिससे मैंने पैसा उधार लिया था उसके साथ ये कंडीशन डाली थी कि मैं पेमेंट न करूं तो ये चेक बैंक में लगाना, क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर चुका हूं, तो वो कंडीशन तो हो ही गई फुलफिल, तो इस चेक का कोई महत्व भी नहीं रह जाता है, इसलिए मैं काय को दूं पेमेंट? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो मांगने आया है वो एचडीसी है, वो इनोसेंट आदमी है, कंसिडरेशन देके और बिफोर मेच्योरिटी वो इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बना है। तो एचडीसी होने का प्रिविलेज ये है कि पीछे कुछ भी गलत हुआ हो, सही हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आया हूँ, मुझे तो पेमेंट चाहिए। ये एचडीसी का महत्व। फिर सर उसका पेमेंट तो उधर हो चुका है, फिर इसको भी चेक का पेमेंट करेगा तो क्या होगा? तो फिर बाद में कोर्ट केस करके वापस से रिकवर करेगा उस व्यक्ति से जिसको पेमेंट हो गया था, फिर भी उसने चेक किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया, और फिर वो जो एंडोर्सी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो आके मुझसे भी ले गया, तो मुझे तो 2 बार देना पड़ गया। तो वो जो एक बार एक्स्ट्रा देना पड़ा है वो मैं उस व्यक्ति से जिसके पास चेक मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा था, उसके उस पर मैं कोर्ट केस करके वापस रिकवर कर लूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एचडीसी को खाली हाथ नहीं लौटा सकता, उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, प्रिविलेज्ड व्यक्ति है। कितना कंसेप्चुअल है और समझ में आते जा रहा है ना, मजे की बात है। तो लैंग्वेज भी कितनी प्यारी है, ये लैंग्वेज एग्जाम में लिखो तो नंबर भी पूरे मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। चलो, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का लास्ट प्रिविलेज, तगड़ा टॉपिक था ये, होल्डर इन ड्यू कोर्स। एचडीसी कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट even though such amount is in excess of the amount authorized by the person delivering an inchoate negotiable instrument, हाँ, but not exceeding the amount covered by the stamp। देखो, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट याद आ रहा है बच्चों को, इसलिए हमने उसको भी बहुत तगड़ी कंसेप्ट के साथ समझा था। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जिसमें अमाउंट को छोड़कर, एक्सेप्ट अमाउंट, एवरीथिंग इज फिल्ड, एवरीथिंग इज फिल्ड, सब कुछ भरा हुआ रहता है इस इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट छोड़ के। लेकिन अमाउंट भी इतना रिस्की नहीं कि कोई भी उठपटांग अमाउंट भर देगा, 50-60 करोड़ 100 करोड़ भर देगा, नहीं। उस पर स्टैम्प ड्यूटी पेड होती है, तो उस स्टैम्प ड्यूटी के प्रोपोर्शन में अमाउंट डालना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा डाल दिया तो वो इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा, कोर्ट में एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रह जाएगी उसकी। तो ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का स्टैंप लगाया हुआ है, ये प्रोमिसरी नोट पे 100 रुपए का स्टैंप पेपर लगा है। अब 100 रुपए के स्टैंप के हिसाब से इसके ऊपर 10,000 रुपया भरा जा सकता है मैक्सिमम, बस मान लेते हैं अपन 10,000 रुपये भरा जा सकता है, लेकिन अभी जगह खाली छोड़ दी है, ठीक। पे टू राज और ऑर्डर यहाँ पे साइन किया सिमरन ने, ये प्रोमिसरी नोट। अब पर्सन जिसने डिलीवर किया इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट वो कौन है? सिमरन। सिमरन ने डिलीवर किया है, यानी कि बनाया है, साइन करके दिया है राज के हाथ में। डिलीवर किया है क्या? एक इनकोइट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। सिमरन ने एक इनकोइट इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया है, किसके हाथ में? राज के हाथ में, ठीक है। और सिमरन ने राज से कहा है कि आप इसके अंदर 9,700 रुपये भर लीजिएगा। 10,000 तक भर सकते हो, ज्यादा तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि अमाउंट 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे की है। और सिमरन ने कितने की अथॉरिटी दी है? ऑथोराइज कितने के लिए किया है? ऑथोराइज अमाउंट कितना है? 9,700, ठीक है, 9,700 सिमरन राज को देती है। राज 9,700 की जगह यहाँ पर 10,000 लिख देता है, तो देखा जाए तो राज ने गलत किया। जब राज और सिमरन के बीच में एक्चुअल में माल की खरीदी बिक्री 10,000 की हुई है, 9,700 की हुई है, तो 10,000 नहीं भरना चाहिए उसको, 9,700 का अमाउंट ही फिल करना चाहिए खाली स्थान में, लेकिन राज ने 10,000 भर दिए।
ठीक, चलो अब राज ने क्या किया, 10,000 का अमाउंट भरने के बाद ये बैक साइड ये राहुल के नाम पे नेगोशिएट कर दिया और यहाँ पे साइन कर दी राज। अच्छा, राहुल तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिफोर मेच्योरिटी, कंसिडरेशन और गुड फेथ, इनोसेंट। तो राहुल क्या है, राहुल एचडीसी है, नए एग्जाम्पल का नया राहुल एचडीसी। अब राहुल जब सिमरन से 10,000 रुपये मांगने जाता है प्रोमिसरी नोट लेके, तो सिमरन ये कह के मना कर देती है कि मैं नहीं करती पेमेंट। क्यों? क्योंकि जब मेरे और राज के बीच में एक्चुअल ट्रांजेक्शन 9,700 का हुआ है और आई एम द पर्सन हु डिलीवर्ड दिस इनकोइट इंस्ट्रूमेंट, सिमरन क्या कह रही है, पर्सन हु डिलीवर्ड दिस इनकोइट इंस्ट्रूमेंट इज मी, और मैंने कितने के लिए ऑथोराइज किया था कि इस पे कितना अमाउंट भर लेना, 9,700। तो उससे एक्सेस अमाउंट क्यों भरा राज ने, तो गलत किया, एक्सेस अमाउंट भर दिया इसलिए मैं पेमेंट नहीं करती। तो लॉ बोलता है बेटा अगर मांगने आने वाला व्यक्ति राहुल यानी एचडीसी है तो कोई भी प्रायर पार्टी उसको पेमेंट देने से मना नहीं कर सकती। इंस्ट्रूमेंट पे जितना अमाउंट लिखा है उतना पूरा अमाउंट एचडीसी लेगा, फिर चाहे वो अमाउंट एक्चुअली जो ऑथोराइज्ड अमाउंट था, पर्सन डिलीवरिंग द इनकोइट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो ऑथोराइज्ड अमाउंट था उसके एक्सेस में भी वो अमाउंट हो तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स इतना प्रिविलेज है, यही तो प्रिविलेज है कि वो तो पूरा अमाउंट लेगा जितना उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है। 10,000 लिखा है तो 10,000 ही लेगा राहुल सिमरन से। अब सिमरन 300 रुपए राज से वसूल करने के लिए अलग से कोर्ट केस करे या जो करना है करे, ठीक। लेकिन राहुल आया है तो सिमरन को 10,000 का प्रोमिसरी नोट लाया तो सिमरन राहुल को 10,000 ही देगी, मना नहीं कर सकती, चाहे फिर वो अमाउंट एक्चुअल ऑथराइज्ड अमाउंट से एक्सेस ही क्यों ना हो। हाँ लेकिन ये जरूर है, यहाँ पर अगर 20,000 भर देते, 50,000 भर देते, 2 लाख भर देते, 20 लाख भर देते, 2 करोड़ भर देते, तो फिर वो अमाउंट के लिए मना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो तो फिर स्टैंप में ही कवर नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लाइन लिखी ना, एक्सीडिंग चलेगा लेकिन इतना भी एक्सीडिंग नहीं जो स्टैंप की वैल्यू को एक्सेस कर जाए। वो पावर तो एचडीसी का भी नहीं है। एचडीसी का भी ये पावर है कि वो एक्सेस अमाउंट भी ले सकता है, प्रोवाइडेड वो जो एक्सेस अमाउंट हो वो भी स्टैंप में कवर हो रहा हो। अगर एक्सेसिव अमाउंट भर दिया है किसी ने इनकोइट इंस्ट्रूमेंट पे और वो स्टैंप की वैल्यू के बाहर जा रहा हो तो फिर वहां आके तो एचडीसी भी पावर नहीं है इसको भी कि वो एक्सेस अमाउंट उतना ले सके, वो वहां पे आके फिर प्रिविलेज खत्म हो जाता है। अब ये लाइन आसान हो गई, गारंटी मेरी ऐसे पढ़ के तो 3 काल में समझ में नहीं आनी थी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल चीजों को कितना क्लियर कर देता है। देखो आप अब ये लाइन पढ़ना है ना और फिर कह देना गदगद होके मुस्कुरा देना इसको पढ़ने के बाद कि हाँ सर ये जो लाइन है ये कठिन पड़ती लेकिन अब नहीं पढ़ रही हमको कठिन, है ना, मन ही मन मुस्कुरा देना बच्चों। तो क्या लिखा है, एच डी सी कैन क्लेम फुल अमाउंट, जितना भी अमाउंट लिखा है 10,000 फुल अमाउंट क्लेम करेगा, कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। लेकिन ध्यान रखना बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प, लेकिन हाँ स्टैम्प को जो कवर एक्सीड कर रहा है, स्टैम्प का जो अमाउंट है उसके हिसाब से जो अमाउंट आना चाहिए अगर उसको एक्सीड कर रहा है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो नहीं क्लेम कर सकता है। तो कितना क्लेम कर सकता है, फुल अमाउंट। आगे, इवन दो सच अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पर्सन डिलीवरिंग एन इनकोइट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो भले ही वो जो अमाउंट है से 10,000 इट इज इन एक्सेस, कितना एक्सेस है, 9,700 था लेकिन 300 ज्यादा है, वैसे 9,700 भरने के ऑथराइज किया था, किसने किया था ऑथराइज, अमाउंट ऑथराइज कितना था 9,700, किसने ऑथराइज किया था, बाय द पर्सन डिलीवरिंग द इनकोइट इंस्ट्रूमेंट यानी कि सिमरन। तो द पर्सन डिलीवरिंग एन इनकोइट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड अमाउंट है 9,700 उसको अगर एक्सेस भी कर रहा हो, इवन दो सच अमाउंट इज इन एक्सेस, 9,700 से एक्सेस है 10,000, फिर भी क्या, एचडीसी कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर भी वो पूरा 10,000 ही क्लेम कर सकता है, 9,700 आप मना नहीं कर सकते कि हम तो 9,700 देंगे या नहीं देंगे, वो पूरा 10,000 क्लेम कर सकता है। हाँ स्टैम्प से ज्यादा जो अमाउंट जा रहा हो वो क्लेम नहीं कर सकता, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। मेरे बालक से कंसेप्ट कोई भी छीन नहीं सकता। वाह भाई मजा आ गया। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है कि होल्डर के पास वो प्रिविलेजेस नहीं है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होते हैं। कितने प्रिविलेजेस हैं, तो ये 6 मेन मोटे मोटे जो हमने निकाल रखे हैं लॉ में से 6 प्रिविलेजेस हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। इन सब का सार अगर मैं कहूँ तो क्या निकलेगा, इन सब चीजों का सार क्या निकलेगा, रटना बहुत आसान है, आप घर में बैठ के सुबह जल्दी उठे फ्रेश माइंड से चीजों को रट लोगे लेकिन रटा हुआ भूल जाओगे। लेकिन अब ये जो कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है ये इतना इतना सही तरीके से आपको स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि बिना रटे भी अगर मैं कह दूं कि आज के बाद कभी दोबारा मत पढ़ो, सीधे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए प्रिविलेजेशन ऑफ एचडीसी फिर भी आप लिख के आ जाओगे। ये कंसेप्ट का महत्व है, आया समझ। हाँ भाई, तो एचडीसी के प्रिविलेजेस 6 प्रिविलेजेस,
सार में कहूं तो क्या कहूंगा, एचडीसी इतना प्रिविलेज्ड है कि उसको कोई भी पार्टी कितना भी अमाउंट देने से कभी मना नहीं कर सकती, और पैसा नहीं देने का कोई बहाना भी उसके सामने डिफेंस के तौर पे अपने सेटअप नहीं कर सकती है। एचडीसी आया है तो पैसा लेके ही जाएगा, ये एचडीसी का प्रिविलेज है, इन सभी प्रिविलेजेस का सार। ठीक, तो आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना। होल्डर इन ड्यू कोर्स के सारे प्रिविलेजेस तगड़े तरीके से मेरे साथ पढ़े, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आप लोगों से अगले सेशन में करूंगा। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग एक नया टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक उठाने वाले हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।